all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi, and we are doing environmental studies and environmental education, seated paper 2, right? And our topic is EVS Pedagogy Part 5. So before we start, please don't forget to like, share, and subscribe Dive to Learn. So let us start. Today we'll be doing about the methods and activities related to environmental studies. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विस्तार में जानकारी दी थी एनवायरमेंटल स्टडी क्या है, एनवायरमेंटल स्टडी की ज़रूरत क्यों है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की स्कोप्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने सब चीज़ बताया इससे पहले वाले वीडियो में। आप जरूर जाके देखिए उसको, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। फिर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है उसको करने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या क्या होता है, मेथड्स एंड एक्टिविटीज क्या क्या रिलेट है एनवायरमेंटल स्टडीज से, इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले, आज डिस्कस करने वाले। ओके, सो एक्टिविटीज लाइक सर्वेज, प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, community services, etc. are done to enhance the understanding of concept of EVS. EVS का concept को समझने के लिए, EVS मतलब क्या है, EVS का अंदर तक गहराई तक समझने के लिए प्रोजेक्ट वर्क है ना, एंड दिस फील्ड ट्रिप्स, ये सब बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप्स, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ईवीएस हमें क्या समझाना चाह रहा है, ईवीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, ईवीएस का कंटेंट क्या है, ईवीएस के अंदर हम लोग को क्या क्या सीखने को मिल रहा है, ये सब समझने के लिए ये सब चीज जैसे सर्वे हुआ या प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब जरूरी है। ओके, now while activities like sports, games, puzzles, discussion, music, theater, dance, drama, etc. help in the holistic development of the individual के पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के, बच्चों का फुल डेवलपमेंट के लिए, हर फील्ड में डेवलपमेंट के लिए बाकी ये सब चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, गेम्स है ना, पजल्स, डिस्कशन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सब चीज बहुत जरूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का, है ना। लेकिन ईवीएस का जो कॉन्सेप्ट समझना है हमें, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो है सर्वे, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप्स, कम्युनिटी सर्विसेज, एटसेट्रा। ओके, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईवीएस टीचिंग। जब हम लोग ईवीएस टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां पे एक्टिविटीज कई तरह के हम लोगों को बच्चों को देना पड़ता है, करवाना पड़ता है। ओके, सो व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? दीज एक्टिविटीज आर प्रोजेक्ट मेथड, source method, supervised study method, co-curricular activities, etc. तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो ईवीएस का टीचिंग के लिए हमें एक्टिविटीज चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। आज हम लोग प्रोजेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसलिए आज हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, एंड ऑल दिस थ्री टॉपिक्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्रोजेक्ट मेथड। व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड क्यों जरूरी है, ये देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स इन अ प्रोजेक्ट मेथड एनवायरनमेंट शुड बी अलाउड to explore and experience the environment through their senses, and in a sense direct their own learning by their individual interests. A very little amount is taught from textbook, and the emphasis is on the experiential learning rather than rote or memorization. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट मतलब क्यों जरूरी है? एक तो बुक से हमें करवाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत बुक से टॉपिक्स लेंगे, बहुत कम बुक का रिलेटेड टॉपिक्स होगा, और कुछ भी रोट या रट्टा मार के या मेमोराइज करके उसको जाके वहां पे देना नहीं है, या वो उसको वहां पे जाके लिखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे क्या करेंगे प्रोजेक्ट मेथड में, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट मेथड्स हैं, उसमें वो लोग एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे अपने एक्सपीरियंसेस वहां पे, दे विल प्रोजेक्ट इट आउट, दिखाएंगे वहां पे अपने जो भी उन्होंने इस टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपने दिया हो, उस टॉपिक को कितने समझे बच्चे, और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी उस चीज को बनाएंगे। अगर आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट मेथड में कि बच्चों को जैसे एक विंड मिल बना लो, या एक ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग फ्री है कुछ, मतलब आप प्रोजेक्ट बना के लाओ बोल रहे हो, तो बच्चे ने उस टॉपिक के ऊपर क्या समझा है, उसने उस टॉपिक के ऊपर मतलब उसका क्या समझ है,
कितनी उसने जानकारी हासिल की है, ये सब चीज़ तो बच्चा उसके अंदर डालेगा ही। बुक के अंदर कुछ नहीं मिलेगा उसे, बुक से कुछ नहीं ले सकता, वो रट्टा मार के वहाँ पे जाके वो प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा। उसने क्या समझा है टॉपिक के ऊपर, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो अपने क्या-क्या यूज़ करके वो प्रोजेक्ट बना सकता है, वो वहाँ पे बच्चों का क्रिएटिविटी भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है? A project method classroom focuses on democracy and collaboration to solve purposeful problems. अब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जो यूजफुल हो, पर्पसफुल हो, उसको हम लोग देंगे प्रोजेक्ट के तौर पे, और बच्चों को इतना क्लास में फ्रीडम होना चाहिए कि बच्चे आराम से, मतलब उनका डेमोक्रेसी होना चाहिए उन्हें कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, कैसे भी इसको बना के मैं अपने टीचर को प्रेजेंट कर सकता हूँ। एक बच्चे में वो, एक तो कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि एक आप कोऑपरेट करके अपने बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करवा सको, और एक आप में फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को प्रोजेक्ट करते समय, राइट? कोई बंदिश में बांध के उन्हें प्रोजेक्ट करने को मत दीजिएगा। सेकंड, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? अब प्रिंसिपल्स क्या है? व्हाई इज प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या प्रिंसिपल्स लागू होते हैं? तो एक्टिविटी, फर्स्ट में हम लोग कुछ एक्टिविटी करने को देंगे उन्हें। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मेंटल और मोटर एक्टिविटी। कुछ भी हम लोग काम करने को दे रहे बच्चों को, प्रोजेक्ट बनाओ या कुछ भी प्रोजेक्ट दे रहे वर्क उनके, तो उन लोगों का, बच्चों का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे? एक तो मेंटल और मोटर एक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व होगा, मतलब बच्चे कितना समझे, वो ब्रेन यूज करेंगे अपना, और मोटर एक्टिविटी में हाथ, अपनी समझ, अपने लैंग्वेज होगा, या जो भी अपना मोटर एक्टिविटी है वो बच्चे वहां पे यूज करेंगे। सो दिस एक्टिविटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। उससे देखेंगे बच्चे कितनी एक्टिव है, कितने समझे हैं, इससे भी हम उनको एवेलुएट कर सके, उनको हम लोग देख सकते हैं कि कितना बच्चा सीखा है। पर्पस, क्या पर्पस है? हम लोग प्रोजेक्ट तो दे रहे हैं, कि क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है? द प्रोजेक्ट शुड बी पर्पसफुल एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है। ऐसे कुछ भी फालतू प्रोजेक्ट करवा के कुछ फायदा होगा बच्चों का? नहीं होगा। तो इट शुड बी वेरी मच अंडरस्टूड बाय द टीचर कि वो जो भी प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं बच्चों को वो पर्पसफुल हो, इसका कोई यूज हो, कुछ कुछ टॉपिक ऐसा हो जो बच्चे समझ जाए आसानी से और वो आगे जाके उनको मदद कर सके। ठीक है, तो उसका कोई पर्पस हो। देन एक्सपीरियंस, अब बच्चे प्रोजेक्ट करके क्या एक्सपीरियंस हासिल करेंगे? द प्रोजेक्ट मेथड प्रोवाइड्स वेरिड एक्सपीरियंसेस टू द पीपल सच एज मैनिपुलेटिव, कंसंट्रेट, मेंटल एटसेट्रा। तो बच्चे को एक्सपीरियंस भी बहुत मिलेगा, अगर प्रोजेक्ट वर्क खुद पे खुद वो कर रहा है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चा को उसमें से, है ना? इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। रियलिटी, द प्रोजेक्ट शुड प्रोवाइड रियल एक्सपीरियंसेस। जो रियल एक्सपीरियंसेस है वो दिखना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, ना कि कुछ कॉपी पेस्ट किया हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रियलिटी दिखना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम तो मैंने पहले भी बोला, प्रोजेक्ट करते समय बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। इन द प्रोजेक्ट मेथड पीपल आर फ्री टू अंडरटेक डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को करने से बच्चे लोगों को वो एक फ्रीडम, वो एक्टिविटी करने के लिए थोड़ा सा फ्रीडम तो देना ही पड़ेगा, सो दैट बच्चे वो प्रोजेक्ट आराम से, आसानी से कर पाए। देन यूटिलिटी, क्या यूजफुल है, क्यों जरूरत है ये प्रोजेक्ट करवाना? यूटिलिटी बहुत जरूरी होना पड़ेगा प्रोजेक्ट वर्क में, कि आप क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है प्रोजेक्ट का। द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन अ प्रोजेक्ट शुड बी यूजफुल। आप कुछ भी ऐसे उठा के नहीं दे सकते कि लो तुम ये प्रोजेक्ट करो, ऐसा नहीं। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका यूटिलिटी हो, जो यूजफुल हो, जो पर्पसफुल हो, वो आप प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को देंगे। ठीक है, नाउ स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप्स होता है, ठीक है? तो what are these steps? We'll be seeing this. What is the first step? Creating situations. In the first step, the teacher creates a perfect situation for the children, students in the classes. He puts up the knowledge about the project method, procedure, steps, and uses to the student. A project should arise out of a need felt by students, and it should never be forced on them. It should be purposeful and significant. तो क्रिएट करना पड़ता है टीचर को, कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं टीचर करने को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? क्रिएटिंग सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस चीज का सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट को देने से पहले हम लोग
बच्चों को उस प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है, आगे आपको इतनी यूजफुल होगी, आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग बच्चों को पहले क्या करेंगे, परफेक्ट नॉलेज देंगे उस चीज के बारे में, बताएंगे, एक सिचुएशन बनाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड कैसे किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होगा, आप पहले क्या करोगे, कैसे करोगे, हर एक स्टेप बताएंगे बच्चों को। एंड देन यूज की क्या यूज में आएगा ये प्रोजेक्ट, आगे जाके आप क्या सीख लोगे इसमें से, उस चीज का भी हम बच्चों से डिस्कस करेंगे। एंड देन द प्रोजेक्ट शुड अराइज आउट ऑफ नीड फेल्ट बाय स्टूडेंट्स। बच्चों को ये फील करवाना पड़ेगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा, हमें तो करना ही करना है, ऐसा बच्चों में मोटिवेशन लाना पड़ेगा हमें, तब जाके बच्चे वो करेंगे प्रोजेक्ट, राइट। उनको कभी भी फोर्सफुली नहीं, भाई मैंने बोला है तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा फोर्सफुली हम लोग बच्चों से नहीं करवा सकते। आप बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के दो प्रोजेक्ट, तभी बच्चे करेंगे। तो सो यू हैव टू क्रिएट सिचुएशंस देयर, ओके, एंड इट शुड बी पर्पसफुल एंड सिग्निफिकेंट, बहुत पर्पसफुल, यूजफुल होना चाहिए और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी ऐसे ये वगैरह नहीं हो सकता प्रोजेक्ट आप जो दे रहे हो, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, नेक्स्ट मेथड और स्टेप ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज selection of the problem. The teacher helps the student to select the problem and guide them. ठीक है, अब कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है बच्चों को, ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, तो टीचर को क्या काम है वहां पे, टीचर उस प्रॉब्लम को गाइड कर देगी, सारा खुद ही बैठ के बना के या खुद ही करके उसको सॉल्व करके नहीं देगी, बस उसको गाइड करेगी, भाई तुमने यहाँ ऐसा गलती किया, तुम ऐसे चीज को ठीक कर सकते हो, एक गाइड का काम करेगी टीचर वहां पे, ठीक है। स्टूडेंट्स अलाउड द फ्रीडम टू चूज द टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। बच्चों को इतना फ्रीडम देना चाहिए हमें कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट वर्क चूज करना चाहिए वो कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, जितनी क्षमता है खुद में, उस हिसाब से बच्चों को हमें ये फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपना प्रोजेक्ट टॉपिक जो भी है वो सिलेक्ट कर सके। एंड टीचर्स का काम क्या है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है वो गाइड की तरह उनको मदद करे, ठीक है। नाउ देन कम्स प्लानिंग। व्हाट इज अनदर स्टेप, प्लानिंग। इन देयर प्रोसेस of planning, a teacher has to act only as a guide and should give suggestions at times, but actual planning is left for the students. मतलब प्लानिंग क्या करना है, बच्चे प्लान करेंगे ना। अब मुझे ये प्रोजेक्ट, मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो स्टूडेंट प्लान करेगा ना कि इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, इनिशिएटिव इसका कहाँ से करूँ, तो बच्चे उस चीज को सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर का काम क्या है, आपका काम ये है कि आप बच्चों को सिर्फ गाइड करोगे, एक एक गाइड करके, हाँ भाई तुम ये स्टार्ट कर रहे हो तो इस मतलब इसको ऐसे स्टार्ट कर लो, या इस टॉपिक को ले रहे हो तो इसमें ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, तुम कुछ और टॉपिक ले लो। हम एक टीचर होने के नाते बच्चे को सिर्फ गाइड कर सकते हैं उसका सिलेक्टेड प्रोजेक्ट वर्क में, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क को सिलेक्ट कर रहा है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उनको मदद करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो एक गाइड की तरह उसे हेल्प करेंगे, बस कि भाई तुम्हारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे कर सकते हो। बाकी सारा प्लानिंग कौन करेगा, सारा बच्चे ही करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स ही करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्लानिंग था, अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। पहले प्लान किया कि भाई कैसे करेंगे, क्या करना है, कौन से टॉपिक लेना है, क्या करना है, वो हम लोगों ने प्लान कर लिया। अब क्या होगा, एग्जीक्यूट करना है, उसको बनाना है, स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। द स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर वर्क इन दिस स्टेप। अब फर्स्ट में उन लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्रिएट अ सिचुएशन, टीचर ने सिचुएशन क्रिएट किया, फिर सिलेक्ट किया उन लोगों ने कौन सी अब टॉपिक हमें लेनी है, फिर प्लान किया कैसे करना है उस प्रॉब्लम को, एंड देन केम एग्जीक्यूटिंग पार्ट। अब वो स्टार्ट करें, कैसे करना है स्टार्ट करेंगे, है ना। सो द स्टूडेंट स्टार्ट देयर वर्क इन दिस स्टेप, दे कलेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स एट फर्स्ट। The teachers will provide the time and rights to the student according to their own speed, interest and ability. तो एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि भैया अब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ लगेगा, क्या मटेरियल्स लगेंगे, क्या मुझे पहले से ला के रखना पड़ेगा, क्या मुझे स्कूल से मिल जाएगा, ये सारा चीज़ बच्चे पहले आप क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, मटेरियल्स है, इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए, अचानक से तो आपके पास नहीं आएगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बच्चे आप क्या करेंगे, वहाँ पे हमें एक स्टार्ट करने का सारा चीज एक जगह लाके इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। और टीचर्स क्या करेंगे,
टीचर ये नहीं कि भाई तुम आज के आज ही पूरा कंप्लीट करो या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके लाओ, ऐसा नहीं। उन्हें स्टूडेंट्स को उनके स्पीड के हिसाब से, इंटरेस्ट, एबिलिटी के हिसाब से थोड़ा वक्त देना पड़ेगा प्रोजेक्ट वर्क के लिए। ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ता के अंदर कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई स्मार्ट है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स बच्चा एकदम स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, तो उसे थोड़ा कम टाइम भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी एबिलिटी है ना कि वो जल्दी-जल्दी काम कर सके। इसलिए हमको बच्चों के अकॉर्डिंगली, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उनके स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है? So next is evaluation. Evaluation of the project should be done both by the pupil and by the teachers. Here the students evaluate their tasks. They determine whether the objects are achieved or not. तो इवैल्यूएशन मतलब अब आप देख रहे हो, उसको परख रहे हैं, उसको एक एग्जामिन कर रहे हो आप कि मतलब मेरा जो भी मैंने काम किया है ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। मैंने जो भी काम किया था, मेरा टॉपिक जो रिलेटेड प्रोजेक्ट था वो मैंने ठीक किया नहीं किया। तो यहाँ पे इवैल्यूएट कौन करेगा? बच्चे खुद अपने वर्क को भी इवैल्यूएट करेंगे और टीचर्स भी करेंगे। ओके, प्यूपिल एंड द टीचर्स बोथ विल इवैल्यूएट देयर वर्क। ठीक है? द स्टूडेंट्स इवैल्यूएट क्या करेंगे? स्टूडेंट्स वो देखेंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट किया उसका ऑब्जेक्ट्स हमने उसको अचीव किया है कि नहीं किया है। जो मेन मोटिव था ये प्रोजेक्ट करने का वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो हमने अचीव किया या नहीं किया, वो देखेंगे बच्चे। और टीचर्स क्या देखेंगे? टीचर देखेंगे कि कितना तक कामयाब हुआ है वो ऑब्जेक्ट को ये बच्चा हासिल करने में। प्रोजेक्ट का सारे मतलब कितना मटेरियल उसने यूज किया, कितने इंफॉर्मेशन उसने गैदर किए, कितना टाइम उसने लिया और कितना प्रेजेंटेशन उसका परफेक्ट है, ये सारा चीज टीचर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इवैल्यूएशन दोनों तरफ से होगी, बच्चों की तरफ से भी होगी और टीचर की तरफ से भी होगी। देन कम्स रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क का लास्ट स्टेप क्या है? रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, इन विच each and every step of the work are reported. It includes all the information about the project, like their proposal, plan and discussion, duties allotted to different students, etc. तो लास्ट में क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो अब आपको रिपोर्ट करना होगा टीचर को या जो भी अपॉइंटेड है आपके वो प्रोजेक्ट वर्क को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, उन्हें आपको रिपोर्ट करना होगा। और हर स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, आपका हर एक इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया, आपने क्या किया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, कहाँ से आपको प्रपोजल मिला, प्लान्स क्या था, आपने किस किस से डिस्कस किया था, क्या क्या मतलब किसने क्या चीज, जैसे प्रोजेक्ट अगर ग्रुप में कर रहे हो तो किसने क्या जिम्मा लिया था, कौन से पार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट का जिम्मा लिया था, कौन से ड्यूटीज उन्होंने किए थे, ये सारा चीज अगर लास्ट में आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, एंड देन इट इज रिकॉर्डेड। फिर आपका रिकॉर्ड होगा कि अच्छा आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है। तो लास्ट स्टेप इज रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट से हम लोग देखते हैं एक बार, क्रिएटिंग सिचुएशंस, देन कम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर प्लानिंग आता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन, फिर इवैल्यूएशन, उसको एग्जामिन करेंगे, एंड देन लास्ट में क्या आएगा? रिपोर्ट करेंगे जाके कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब आपको हम रिपोर्ट करें या आपको हम दिखाने आए हैं। जो भी टीचर ने दिया हो या हेड ऑफ द स्कूल ने दिया हो आपको प्रोजेक्ट वर्क, जो भी जिसने भी दिया उनको जाके आपको रिपोर्ट करना है और हर डिटेल बताना पड़ेगा आपको उनको कि आपने कैसे वो टॉपिक चूज किया, टॉपिक चूज करने के बाद आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया, कहाँ से डिस्कशन किया, कौन कौन इन्वॉल्व है, किसने क्या प्रोजेक्ट में पार्ट प्ले किया है, वो सारा चीज बताना पड़ेगा और आपको प्रोजेक्ट को आराम से एकदम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, so these are the steps. Now what are the advantages of project method? प्रोजेक्ट तो करवा रहे हैं लेकिन इसका एडवांटेजेस भी है क्या कोई, तो वो भी देख लेते हैं। It helps in developing social norms and social values among the students. Students के अंदर social norms, जो एक सोसाइटी के अंदर हमारे values होते हैं ना, उसको डेवलप करने के लिए बच्चों को हेल्प होता है प्रोजेक्ट वर्क में। बिकॉज एक गैदर में, एक ग्रुप में काम करेंगे ना, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, तो उस हिसाब से उनमें सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज को एक दूसरे को अपनाने का क्षमता आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क उसमें भी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर
correlation of various elements of the subject matter and also for the transfer of training of learning. तो correlation of various elements मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप दुनिया भर के सामान लेके आओगे तो वो सामान एक दूसरे से अच्छे से कंबाइन हो रहा है, जा रहा है, मैच हो रहा है, ये सब भी आप सीखोगे उस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर कर रहे हो आप तो. एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ और लर्निंग, तो आप जो सीख रहे हो वो किसी और को, आपको कुछ आता है वो आप किसी अपने दोस्त को सिखा रहे हो और वो उसको कुछ आता है वो आप सीख रहे हो, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ट्रेनिंग तो हो ही रहा है, आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमेशा ग्रुप में ही करेंगे तो कुछ चीज आपको आती होंगी, कुछ चीज दूसरे बच्चों को आती होंगी, तो आपका ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, फिर आप नई चीज भी सीख रहे हो साथ ही साथ, राइट. एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज इफेक्टिवली. नॉलेज में ग्रोथ तो हो गई, नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ नया चीज सीख रहे हो, एक दूसरे की नॉलेज भी ले रहे हो, टीचर से भी आप नॉलेज ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको कितनी सारी ज्ञान मिल रही है ना. तो ग्रोथ ऑफ नॉलेज तो प्रोजेक्ट वर्क से होता ही है, ये एडवांटेजेस हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर क्लोज कोऑपरेशन विद सोशल पार्टिसिपेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसमें यही है ना कि आप साथ में बैठ के काम कर रहे हो, आप 4-5 जन मिल के साथ में काम कर रहे हो, 4-5 बच्चे साथ में मिलके काम कर रहे हो, तो क्लोज कोऑपरेशन हुआ ना आप लोगों का. तो इससे क्या सिखाएंगे आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, ग्रुप में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है आपको, डेवलप होता है आपका डेमोक्रेटिक स्पिरिट. ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड्स. ओके, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को डेवलप करते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलता है कोरिलेट होने के लिए, सीखने के लिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स मैटर, सब्जेक्ट मैटर कोरिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, नॉलेज ग्रोथ होता है, एंड आप सोसाइटी में एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का भी डेवलपमेंट करवाते हो, राइट. दीज आर द एडवांटेजेस. साथ ही साथ अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी है, प्रोजेक्ट वर्क का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो क्या है, the project cannot be planned for all subjects and the whole subject matter cannot be taught by this strategy. प्रोजेक्ट cannot be planned for all subjects. हर सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बना नहीं सकते हो ना, कोई सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बनता है, एंड सारी की सारी पढ़ाई तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं हो सकता, इसीलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया है प्रोजेक्ट. ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में नहीं होगा और सब चीज आप बना नहीं सकते हो प्रोजेक्ट के हिसाब से. ठीक है, नेक्स्ट इज it is not economical from the point of view of time and cost, right. तो क्योंकि कितना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट वर्क करने में, एंड फिर आप कितने सारे मटेरियल्स कलेक्ट करोगे तो उसका कॉस्ट खरीद के तो लाना ही पड़ेगा ना, तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको. तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो टाइम भी कंज्यूम कर रहा है और पैसे भी लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है प्रोजेक्ट वर्क, राइट. एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू प्लान और एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स to the learners and supervisor. टीचर के लिए मुसीबत क्या है, टीचर के लिए मुसीबत ये हो जाता है कि कई सारे बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट क्या दे, वो भी तो प्रॉब्लम हो जाती है. एंड देन वो एग्जीक्यूट कैसे करे, वो प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से सिखा उनको प्रोजेक्ट, राइट. तो लर्नर्स के लिए भी वो प्रोजेक्ट करना तो मुश्किल है, ये साथ साथ टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके फिर अलग अलग प्रोजेक्ट दो उनको, पहले फिर सुपरवाइज करो, उनको सिखाओ सारा चीज, तो इसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आपका प्रोजेक्ट मैथड के लिए. सो क्या होता है, एक तो प्रोजेक्ट मैथड का आपका डिसएडवांटेज क्या होता है, हर सब्जेक्ट में आप प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते और हर सब्जेक्ट मैटर आपका प्रोजेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट. एंड देन कम्स इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाता है और कॉस्टली भी पड़ जाता है आपको, है ना, प्रोजेक्ट्स. एंड देन लास्ट इज टीचर को भी बहुत पेनफुल है, ये डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए एक तो प्रोजेक्ट का फॉर्मेट बनाना पड़ता है उनको, फिर सुपरवाइज करना पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ project methods. Okay, so this much for today. Do like my video and don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Thank you.